तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण के भेद में दो टाइप के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में होते हैं तीन, संख्या और भेद और मात्राएं। स्वर में जो संख्या होती है 11 होती हैं। स्वर में जो भेद होते हैं 3 होते हैं। स्वर में जो मात्राएं होती हैं वो 10 होते हैं। जहाँ व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में मूल संख्या 33 और कुल संख्या 39 और भेद 3 होते हैं। इसमें स्वर में जो संख्या होती है 11, इसमें अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा बड़ा ऊ और री, ए, ओ, औ। भेद में 3 होते हैं स्वर में, तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मात्राएँ 10 होती हैं, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वो। और उसके बाद व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मूल संख्या में 33 होते हैं, इसमें स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में जैसे होता है कि स, तीनों स और ह। और अंतस्थ व्यंजन में होता है कि य, र, ल, व। और स्पर्श व्यंजन में होता है कंठ में, फिर तालु में, उसके बाद दंत में और तालु में और दंत में और ओष्ठ में। 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श में 25 और कुल संख्या 39 देखें तो इसमें अगर मूल संख्या अगर बोला जाए तो 33 होगा, कुल संख्या बोला जाए 39 होगा, भेद अगर पूछेगा तो 3 हो जाएगा। तो मूल संख्या में 33 मतलब कि 33 कैसे होगा, 25 में हम क्या जोड़ें तो 25 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो वो 33 हो जाता है, मतलब 4 डिवाइड कर देंगे मतलब अंतर तो उसमें हो जाएगा। बाकी 39 कैसे आएगा, हम उसमें 33 हम देखे थे, अब 33 में हम कितना जोड़ दें, मतलब कि हमको 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए हमको 4 और 2, तो संयुक्त में 4 और द्विगुण व्यंजन में 2 हो जाएगा। और भेद में 3 होता है, स्पर्श, अंतस्थ और उसमें। वर्णमाला कुल 52 वर्ण होता है। स्वर और व्यंजन। स्वर में होता है हर्ष स्वर में 4, दीर्घ स्वर, दीर्घ या गुरु संधि स्वर में 7, प्लुत स्वर में 1 होता है। व्यंजन हल में जैसे होता है कि स्पर्श व्यंजन, वर्गी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व। और उसमें व्यंजन बड़ा स और अ। उसके बाद मूल दीर्घ स्वर अगर बोला जाएगा, दीर्घ स्वर में ही 7 होते हैं, जिसमें से अगर बोला जाए मूल दीर्घ स्वर तो इसमें 3 हो जाते हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर अगर बोला जाएगा तो ए, बड़ा ए, ओ, औ। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर, मिश्रित स्वर भी कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों की व्यवस्था क्रम में न रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ ये वर्णमाला कहलाते हैं, और ख, च, म ऐसा अगर रहेगा तो वर्ण समूह है। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, और बाएं से दाएं लिखी जाती हैं ये नागरी लिपि। जो बाएं से लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी वो नागरी नागरी। बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लाना है हमको, ले जाना है हमको, कहाँ से ले जाना है हमको, तो ले जाना है मतलब नगर में ले जाना है, तो नागरी हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट से। और इसमें बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी हो जाएगा, वही है, ठीक है। जो है हिंदी वर्णमाला व में वर्ण और ध्वनि के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ में होता है क, ख, ग, अंग, तालु में च, छ, ञ, मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ़, त, थ, द, न, दंत में प, फ, ब, म, ओष्ठ में ये 25 हो जाते हैं। किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है। अयोग वाह क्या होता है? इनकी संख्या 2 है, अंग और अह। अयोग वाह अर्थात जिनका वहन कोई न करे। स्वर और व्यंजन इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको स्वर और व्यंजन होती है, ये उनके साथ लग जाते हैं। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं। अंग को अनुस्वार एवं अह के विसर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद आगत स्वर में बस इतना ध्यान रखना है कि अयोग वाह में क्या होता है। आगत स्वर में क्या होता है कि आगत में जैसे होता है कि आ वर्णमाला जो होता है हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे अंग्रेजी का ही शब्द हो जाएगा वो आगत शब्द होगा, जैसे कि ऑफिस और ऑफिसर हो जाएगा। जैसे जी में प्रयोग करना अग्र भाषा में ई, बड़ा ई, ओ, ए, बड़ा ए। मध्य में आएगा, पश्चिम में आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। मुखाकृति के आधार पर संवृत्त होगा तो ई, बड़ा ई, ऊ। तो संवृत्त होगा, संवृत्त में हो जाएगा संग ई, एस। एस में याद करेंगे संग ई, ऊ, संग ई, ऊ, संग ई, ऊ। और अर्ध संवृत्त में ए, ओ, अ, ए, औ ऐसे याद करेंगे ट्रिक से। संग ई, ऊ, संग ई, ऊ। और उसके विवृत आ, वी आ, विवृत आ, अर्धवृत्ति आ, ए, औ ऐसे। उसके बाद ओष्ठ। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या होता है कि ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं। जैसे छोटा ऊ बोलेंगे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये क्या है? वृत्तमुखी है, वृत्तमुखी हो जाएगा, वृत्तमुखी हो जाएगा। उसके बाद अवृत्तमुखी में क्या होगा कि पूरा गोल नहीं बन पाएगा इसमें। जैसे कि अवृत्तमुखी में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, अवृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है। आ, ई, ए। व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। वर्ण विशेष में च, छ, ज, झ इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं।
ढ़ ढ को द्विगुण उत्प्रेक्षित उ तृप्त या संकर ताड़न जात वर्ण कहते हैं। ढ़ ढ को ताड़न जात या संकर वर्ण कहते हैं। ढ़ अंग ढ़ ञ न म को पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक के वर्ण या पंचम वर्ण कहते हैं, जो लास्ट में आता है। जो भी आता है 25 में से स्पर्श व्यंजनों के लास्ट में वो पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे प फ ब म य र ल व न ठीक ना, प फ ब म लास्ट में आ रहा है, क ख ग अंग च ज ञ, तो ये क्या हो जाएगा पंचमाक्षर। य व का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। र को प्रकंपित उल्लंघित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। लुंठित का अर्थ होता है जीभ का आगे से मुड़ना। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक का अर्थ होता है जीभ के अगल बगल। हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण जैसे झ और भ है, जिन्हें पहले ये ऐसे लिखा जाता था। ह को ऊष्म संघर्षी स्वर यंत्रमुखी काकल्य वर्ण, कंठ ऊष्म संघर्षी सघोष वर्ण आदि नामों से जानते हैं। जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है, उन्हें अयोग्य कहते हैं। अंग अह। अब व्यंजन के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श में 25 हमने बताया था, अंतस में 4 मैंने बताया था, ऊष्म व्यंजन में 4 बताया था। स्पर्श व्यंजन में होता है कि 25 होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ये। उसके बाद अंतस व्यंजन में होता है य र ल व, उसमें मतलब स ह। जो तालव्य होता है मूर्धन से दंत और कंठ होता है। क वर्ग में क ख ग अंग, च वर्ग में च छ ज ञ, ट वर्ग में ट ठ ड अड़, त वर्ग में त थ द न, प वर्ग में प फ ब म। ड़ ञ अड़ न प, ये सब क्या है पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण है। और क वर्ग का उच्चारण कंठ, तालु, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग में दंत, प वर्ग में ओष्ठ होता है। तो अगर हम कहा जाए कि सीरियल वाइज से अगर गर्दन से याद करते हैं तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कंठ उसके ऊपर आएंगे तो तालु के बाद हम जीभ से लपेट के बोलते हैं मूर्धा, फिर जीभ को टच करते हैं दंत पे दंत, और ओठ से ओष्ठ हो जाएगा। मतलब जीभ से हम क्या क्या करते हैं, पहले कंठ आता है, फिर जीभ को हम जब तालु पे टच करते हैं तो तालु हो जाएगा, फिर जीभ को हम क्या करते हैं मुड़ाते हैं तो मूर्धा हो जाएगा, जीभ को दांत पे टच करते हैं तो वो दंत हो जाएगा और ओष्ठ हो जाएगा। यानी बफर जोन यहाँ क्रिएट हो रहा है, मतलब कि हमारा एक गर्दन से शुरू हो रहा है कंठ और ऊपर जा रहा है, एकदम बाहर जा रहा है ओष्ठ, और उसके नीचे उसके बीच में पहले तालु आएगा, फिर वही जीभ, तालु का काम वही जब टच करेगा तालु हो जाएगा, वही जीभ जब लपेट के आवे मूर्धा और फिर वो दंत दांत ये। उसके बाद संयुक्त व्यंजन में यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छ तो क स हो जाता है, ज होता है, ज हो जाता है, त्र को त धन र हो जाता है, त्र को स धन र हो जाता है। आगत व्यंजन अगर बोला जाएगा तो आगत व्यंजन में आगत अर्थात आया हुआ अरबी फारसी, इनकी संख्या 2 जैसे ज फ है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार हैं। स्वर में अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। अयोगमा में अंग अ होते हैं, मूल 2 अयोगवा होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, ढ होते हैं, संयुक्त में छ त्र ज्ञ स्र होते हैं, कुल 52। प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण प्राणवायु या अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा देखेंगे, ओड में होते हैं अल्प प्राण में, और महाप्राण में इवन में होते हैं दूसरा, चौथा, मतलब 4 होते हैं। अल्प मतलब कि कम, तो कम से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट नहीं होगा। महा का मतलब कि हमको डबल चाहिए, हमको ज़्यादा माल चाहिए, महा मतलब ज़्यादा माल चाहिए, तो 2 हमको 1 से काम नहीं चलेगा, हमको 2 चाहिए, तो 1 से नहीं 2 से काम चलेगा, 2 से 4 डबल हमको चाहिए, और इसे नहीं बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। पहले से 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इवन पकड़ लेंगे। अल्प प्राण में 1 से होता है, इवन में और में चलेगा तो 3 5 हो जाएगा, बस काम खत्म है इसका। उसके बाद आते हैं स्वर्ग या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अघोष और सघोष। अब अघोष में जो होता है वो पहला, दूसरा एवं स वर्ण आते हैं, और सघोष में जो आते हैं वो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। पहला दूसरा अघोष में आता है कि अरे नहीं मुझे पहला ही रहना है, अरे नहीं मुझे पहला, और जो संतोष करता है चलो ठीक है पहला दूसरा नहीं है तो तीसरे नंबर पे ही आ जाते हैं। तो अरे नहीं मुझे संतोष नहीं है तो पहले से नंबर हमको पहले चाहिए, अरे नहीं मुझे पहले ही चाहिए, तो पहला दूसरा हो जाएगा। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा, चलो संतोष कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तीसरे चौथे। अघोष में क ख च छ ट ठ ट थ प फ हो जाएगा, सघोष में हो जाएगा 3 जगह ग घ अंगा ज झ ञ, ये हो गया। और साथ में अघोष में तीनों स होंगे और अ होंगे, अघोष में अघोष, और सघोष में जो होंगे 3 4 5 के अलावा आ ई जो भी होंगे सब स्वर होंगे, जिसमें से अ केवल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा सघोष में। और सघोष में साथ में ये सब रहने के बाद भी य र ल व भी सघोष में आएंगे और ह भी आएगा। जो अघोष में आ रहा था जो ऊष्म व्यंजन में, वो अघोष में आएगा, और बाकी जो एक जो बचा है उष्म व्यंजन में वो आ जाएगा सघोष में। उसके बाद
पंचमा अक्षर अनुनासिक ये होता है, ये तो पता ही है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु ये हो जाता है। अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से अनुनासिक अनुनासिक ठीक इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि। अनुनासिक में मुंह से अधिक और नाक से कम, बहुत कम हवा निकलती है, जैसे आँख ऊँख चाँद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं वर्ण। अगर अ आ क ख ग घ अंग विसर्ग आएगा तो कंठ जीभ के निचला भाग कंठ हो जाएगा अह को लेके। उसके बाद ई बड़ा ई चौ छ ज झ ञ और यस यस तो तालू हो जाएगा। वी आ य वी अ आ वी आ अ वी आ अ यस रियस उ उ उ। तो उसके बाद ऋषि ट ठ ड ढ र स री र स ला स ल स तो ला स उ स। विवाह 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 यस ऋषि लास उ ऋषि मतलब कि पहले विवाह किया फिर यस यस विवाह किया यस और ऋषि बनना, उसके बाद लाश बन गया और लो लड़कियां बोली ऊ ये क्या हो गया। तो ऐसे आते हैं विवाह विवाह कौन किया यस, उसके बाद ऋषि बन गया, ऋषि बनने के बाद लाश बन गया क्योंकि वो खाना नहीं खाता था। उसके बाद क्या हो गया ऊ, लड़कियां जब बोली उनकी साली बोली ऊ ये क्या हो गया ऊ। तो विवाह किया यस ऋषि लाश ऊ, तो विवाह से हो जाएगा विसर्ग आ उसका ह भी आएगा। तो ईयस में बड़ा ई और छोटा ई भी आएगा, य स आ रहा है। ऋषि में री आएगा स आएगा और र भी आएगा, री र स। फिर लास्ट में ल स भी आ रहा है और ऊ आ रहा है, छोटा ऊ बड़ा। उसके बाद ए ऐ कंठ तालु जीभ ओ औ कंठ और ओष्ठ और व से दांत जीभ और ओष्ठ दो। अनुस्वार अनुस्वार में अंक की मात्रा होती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदी की। इसका प्रयोग अनुस्वार में इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा सांस निकलती है, मुंह से कम निकलती है। और उसमें हम क्या पढ़ते हैं अनुनासिक में नाक से कम निकलती है और मुंह से ज़्यादा निकलती है। ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं कंकड़ चंचल कंटक। निरनुशासिक में इधर उधर उधर। विसर्ग चिन्ह में क्या होता है इसका उच्चारण ह की तरह होता है, अनुस्वार की तरह विसर्ग व्यंजन होता है, हलंत ये हो जाता है। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण संयुक्त ध्वनि होती है, संपृक्त ध्वनि होती है, युग्म ध्वनि। संयुक्त में प्राण ग्रहण ये सब होता है। स्पृष्ट ध्वनियाँ क्या होती हैं कि संबल संबल कंबल बंदर ये सब। देखो स और ब के मध्य म आ रहा है संब संब कम, तो म का ध्वनि आ रहा है क और ब के बंद ब द में न आ रहा है। युग्मक युग्मन ध्वनियाँ क्या होती हैं इसमें क्या होता है जैसे एक ही वर्ण जो आएगा आधा के ऊपर, जैसे प्रसन्नता ये कई बार दो बार आएगा। अक्षुणता दिक्कत मशक्कत ये युग्मक ध्वनियाँ होती हैं। स्पष्ट पूर्वक ध्वनिया का मतलब होता है कि उसके बीच में जो भी आए, जैसे कंबल आएगा तो बीच में कंबल म कंबल क और ब में म आ रहा है, बफर क्रिएट कर रहा है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह से के विभिन्न भागों कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये व्यंजन उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभाजित है, इसलिए उन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं उच्छिष्ट व्यंजन में संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जो होता है वो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख वीवर से निकलने वाली वायु संघर्ष या संघर्षण करते हुए निकले उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन में जैसे होता है स ये होता है, उच्चित द्विगु में होता है ड ढ हो जाएगा, अर्धस्वर में हो जाएगा य व यू ये हो जाएगा, लुंठित में हो जाएगा र हो जाएगा, पारसी में क्या हो जाएगा ल हो जाएगा, वर्ष में हो जाएगा न ल स ज। इसके ऊपर के दांत के भीतर मसूड़े को वर्ष करते हैं। उसके बाद विराम में विराम सबका मतलब ठहराव होता है। पंडित कांता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है शब्दों और परस्पर संबंध बताने के लिए पूछेंगे। पंडित कांता प्रसाद विराम चिन्हों की संख्या 20 लगभग बताई है। उसके बाद अल्प विराम में होता है एक कामा नीचे रहता है, थोड़ी देर रुकना होता है। अल्प विराम का एग्जाम्पल होता है राम कामा श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। उसके बाद अल्प विराम में ऐसे बन रहा है, अर्ध विराम में कामा उस नीचे कामा रहेगा, ऊपर बिंदी थोड़ा सा, उप विराम में ये रहेगा। पूर्व विराम में एक खड़ी पाई प्रश्नवाचक चिन्ह में, इसमें आदि में, निर्देशक में ब्रैडस रैकोष्टक में ऐसे, हंस पद में ये जब कुछ छूटा रहता है, विवरण में ये देते हैं, बाद में इतना देते हैं, लाघव में जब छोटे में लिखा रहता है, संयुक्त में छोटे में लिखना है तो ये देते हैं, योजक में ये देते हैं, लोक में
ये देते हैं, विकल्प में तिरछी पाई देते हैं, उसके बाद समाप्ति सूचक में और पादुल्य में। तो अर्ध ये हो गया अल्प विराम। उसके बाद नियम 1, नियम 2, नियम ये हो गया। अब देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ यूज होता है? अर्धविराम का प्रयोग से संबंधित नहीं है। जैसे BA हो गया, डिग्री लिखने के बाद होता है, तो डिग्री लिख रहा है तो उसमें कामा लगा देना है, कौन सा? अर्धविराम। उसके बाद पूर्ण विराम में क्या? जैसे एग्जाम्पल में राम अयोध्या, ये तो जानते हैं, प्रश्नवाचक जानते हैं, विस्मयादिक भी जानते हैं। निर्देशिका, निर्देशक चिन्ह कहाँ होता है? ये जैसे एग्जाम्पल में सुभाष चंद्र बोस ने, निर्देशक चिन्ह में सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे कौन देते, यहाँ पे क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह। माता पिता भाई बहन में भी योजक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला, ब्रैकेट में छोटा कोष्ठक में बड़ा कोष्ठक और मंझला कोष्ठक में मीठा गाने वाली कहा जाता है। ऐसे उपविराम क्या होता है? उपविराम में भगवान राम के अनेक रूप, अनेक नाम हैं, रघुपति, राघव, राजा राम, रघुनंदन, ये सब चीज़ें। रघुपति, राघव, रघुराम और रघुराज और रघुनंदन, विज्ञान में वरदान होता है। हंस पद है जहाँ त्रुटि त्रुटि बोधक होता है वो होता है। चलिए योजक विवरण चिन्ह में होता है कि जानकारी सूचना निर्देश देते हैं। लाघव चिन्ह में क्या होता है? संक्षेप में लिखना रहता है। जैसे डॉक्टर को डा लिख दिए, विश्वविद्यालय को वी लिख दिए, तो यू ऊपरा लिख दिए, ऊपरा लिख दिए। उदाहरण में कहरा दोहरा जानते ही हैं। योजक चिन्ह में क्या होता है कि अल्प विराम के योजक चिन्ह सर्वाधिक होता है। योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे दिन रात लाभ हानि, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह ये होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ, उपयुक्त। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त दीर्घ जातीय स्वर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण होता है। छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। यह जो वह होते हैं अर्धस्वर होते हैं। हिंदी शब्दकोश में अंग और अ वर्ण पहले से आता है। ई, बड़ा य, दी स्त्रीलिंग वर्ण है, से सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। ड, अङ, अड़, न, म, ये नासिक होते हैं, जो उसको पंचमा अक्षर भी बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ह काकल्य वर्ण होता है। अनुसार अंग, इसको अयोगवाह भी बोलते हैं। अनुनासिक होता है अनुस्वार। अनुनासिक जो होता है वो उसमें जो होता है बोली से ज़्यादा होता है, आवाज़ मुँह से ज़्यादा निकलता है लेकिन नाक से कम जोर पड़ता है। अनुस्वार में नाक से ज़्यादा होता है, मुख से कम निकलता है, जोर पड़ता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई, ये मूल दीर्घ स्वर है। ए, ऐ कंठ तालु कंठ होता है। ए, ओ, वी, विवाह, ई, यस, ऋषि और लास और ऊ, मतलब कि वो तो कंठ तालु, ये तो स्पर्श व्यंजन तो है ही, लेकिन स्पर्श व्यंजन के साथ साथ जो हमारा आता है वो क्या आता है? विवाह, मतलब विसर्ग आता है, आ आता है वो, और विवाह और ह आता है, वो कंठ से हो जाएगा। और विवाह के बाद कौन किया? यस किया, यस विवाह किया, यस, तो बड़ा ई, य, स, ये क्या आएगा? कंठ तालु में आएगा, तालु में आएगा। उसके बाद फिर आता है यस और ऋषि बना तो री और स और र, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। उसके बाद जब आता है तो मूर्धा के बाद आता है दंत, ठीक है, तो दंत में हो जाएगा ल स हो जाएगा, ल स। उसके बाद दंत के बाद होता है कि ओष्ठ हो जाएगा, तो ओष्ठ में हमारा ये हो जाएगा कि ल स बना ना। उसके बाद ओ, अ, कंठ ओष्ठ बनता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त अक्षर। लिखित भाषा का मुख्य ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाते हैं तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे दिक्कत, प्रसन्नता। हिंदी शब्दकोश में छ वर्ण वर्ण और क वर्ण के बाद आता है, क्योंकि छ एक संयुक्त वर्ण है और क और प्लस 100 वर्णों का योग से बनता है। इसी प्रकार त्र में त के बाद ज्ञ वर्ग, ज के बाद स्र वर्ग, स के बाद आता है। रुद्र स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज़्यादा समय लगता है। अनुस्वार में पंचमा अक्षर का कार्य करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। लिखने के दौरान अक्षर छूट जाने पर हंस पद का विराम, पंडित का आमतौर पर संख्या लगभग विराम चिन्हों का 20 होते हैं। योजक चिन्ह ऐसे किया जाता है जैसे राम राम, बार बार। हंस पद में त्रुटि बोधक होता है। विराम चिन्ह में जैसे ठहरा होता है। उसके बाद तार टूट जाए तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। योजक चिन्ह में समासिक चिन्ह भी कुछ को कहते हैं। पूर्ण विराम अर्थ होता है पूरी तरह रुकना। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। दो समानार्थी शब्द के बीच ही योजक चिन्ह प्रयोग होता है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखन, शीर्षक गहरे ध्वनि में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है। इस वीडियो में इतना दोस्तों, अगले वीडियो में हम आगे से इसके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।